क्राइम के असली टारगेट आपकी साइकोलॉजी होती है। You want to know कि what is social engineering? तो सबसे पहले आते हैं डिवाइस हाइजीन पे। पेरेंट चाइल्ड बैंक अकाउंट सिस्टम, आर्ट ऑफ लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड, फियर, ग्रीड, ट्रस्ट, सिंपैथी, क्यूरियोसिटी। Compromising of your own personal data. देखिए, लोगों को अपने आप को खतरे में डालने का शौक होता है। साइबर क्राइम एक ऐसा साइलेंट एपिडेमिक जो हर क्लिक और शेयर के साथ हमारे डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है या हर दिन एक नई शक्ल में सामने आ रहा है। सवाल ये है कि आखिर इसकी बुनियाद क्या है। इसी माइंड हैकिंग गेम को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं साइबर क्राइम के वर्ल्ड में। तो हमारा आज का पॉज है इसी टॉपिक पर। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माय चैट बडी रितेश जी, जो खुद एक साइबर क्राइम का शिकार हो चुके थे और अपनी सूझबूझ से उसको हैंडल ही नहीं किया बल्कि उस पर अच्छी खासी रिसर्च की कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी फैमिली को और ख़ुद को किस तरह से ऐसे क्राइम से बचा सके। हाय रितेश जी। हाय। सो आज सोशल इंजीनियरिंग पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहले वी वांट टू नो कि व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ माइंड। यस, क्योंकि यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग पॉजिटिव रीजन से नहीं हो रही है। यहाँ पे आपके दिमाग तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि क्राइम के असली टारगेट आपकी साइकोलॉजी होती है। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से इसको जानना चाहें, समझना चाहें, तो अपराध का क्या है कि अपराध सदियों पहले जब सभ्यता विकसित हुई तब से आज तक अपराध होते रहे हैं और होते रहेंगे, और वो समाज का हिस्सा रहे हैं। और अपराध की जो मनोवृत्ति है, जो माइंडसेट है, वो भी बदला नहीं है। क्योंकि एक साइबर क्रिमिनल का टारगेट क्या होता है? अल्टीमेटली वो बेनिफिट्स जो वो आपसे डिराइव करना चाहता है, आइदर फाइनेंशियल और in other terms there may be somebody can take a revenge from your cyber crime methods. आपका टारगेट आपका बैंक अकाउंट होता है, बट उस बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए उसके तरीके बहुत सारे होते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग यही वो तरीका है कि आप एक ह्यूमन माइंड के जो इमोशंस होते हैं, फियर, ग्रीड, ट्रस्ट, सिंपैथी, क्यूरियोसिटी, इमोशंस, अलग अलग तरह के जो ह्यूमन माइंड के इमोशंस होते हैं वो कभी नहीं बदलते। मशीनें बदलती हैं, टेक्निक्स बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन इमोशंस नहीं बदलते, और वही जरिया बनते हैं साइबर क्राइम का। तो इसको ही कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग ऑफ साइबर क्राइम। अब ये बताइए कि सोशल इंजीनियरिंग में इमोशनल ट्रैप जो होता है वो किस तरह का होता है और उसको कैसे डिजाइन करके लोगों को ट्रैप किया जाता है? हाउ डज देखिए, दैट बहुत ही फिक्स्ड फार्मूले हैं साइबर क्राइम के। आप देखिए, एक आदमी के अंदर क्या क्या इमोशंस होते हैं। अर्जेंसी क्या है? एक ऐसा वक्त जब आपको तुरंत निर्णय लेना है, फास्ट डिसीजन। तो जब आदमी इमोशनल होता है तो रेशनल नहीं होता, बस उसी वक्त आप गलती कर जाते हैं। तो जब भी कोई कॉल, ईमेल या लिंक ऐसा आए जो आपको अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करने के लिए कहे, तो बी अवेयर, देयर इज अ ट्रैप। हेस्ट में नहीं है, यस, इंपल्स में नहीं है, नहीं। सोचें। हाँ। तो अर्जेंसी की एक बात होती है। दूसरा है कि एवरीबडी नोज दैट देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो जब भी फ्री गिफ्ट की बात हो रही है, फ्री डिस्काउंट की बात हो रही है, फ्री कूपन्स की बात हो रही है, तो जहां भी एक छोटा सा भी बेनिफिट आपको दिखा के आपके एक्शंस को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की जा रही हो, समझिए एक ट्रैप है। यही सब बहुत छोटी छोटी चीजें होता है कि आप देखिए, एक सुपरमार्केट में आपको 1 किलो चीनी ज्यादा देने के बहाने आपसे ज्यादा खरीदारी करवा ली जाती है। ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। और ऐसे सडन कॉल्स जो आते हैं, इस तरह का कॉल्स होता है, तो उस वक्त इंसान का दिमाग काम भी नहीं करता, डेफिनेटली परप्लेक्स्ड हो जाता है। सी द फार्मूला इज वेरी क्लियर
make you emotional so that you do not remain rational. या फिर क्यों- कॉन्सर्ट्स का भी यस, कुछ कॉन्सर्ट्स का भी अभी बॉम्बे हाल में एक कंसर्ट का टिकट जो है वो, का जो हुआ हाँ, तो वो ऑनलाइन बेचा गया था, जिसमें फ्रॉड हुआ था। और ऐसे नए नए तरीके आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, जिस जगह वहां साइबर क्रिमिनल्स की सोच पहुंच जाती है और वो ऐसा कर डालते हैं। हम लोग ऐसा क्या प्रिकॉशंस लें हमारे डे टू डे लाइफ में कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग एग्जिस्ट करें लेकिन सेफ्टी के साथ? देखिए, आज आईटी और साइबर स्पेस हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हम उससे न बच सकते हैं, न छिप सकते हैं, न उसके बिना जी सकते हैं। तो जीना तो है अब इसके साथ ही, तो करें क्या? तो जैसे हमें शास्त्रों में सिखाया गया है ना कि आर्ट ऑफ लिविंग, तो साइबर वर्ल्ड में भी जीने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ डिजिटल वर्ल्ड जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत अलग नहीं है। इस पे मैं अगर इसको सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर डे टू डे हमारा साइबर वर्ल्ड से कनेक्शन कैसे होता है। हम एक आदमी हैं, वी आर ह्यूमन। हमारे साथ एक डिवाइस है, वो या तो लैपटॉप है, फोन है, या कोई और अदर डिजिटल डिवाइस हो सकता है। ये डिवाइसेस हैं, ह्यूमंस हैं, और इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है, इसी से साइबर क्राइम होता है। तो अब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में इसको ऐसे रेगुलेट करें, ऐसे मेंटेन करें कि हम कम से कम शिकार हों साइबर क्राइम का। तो सबसे पहले आते हैं डिवाइस हाइजीन पे। डिवाइस हाइजीन, यस, डिवाइस हाइजीन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। बिल्कुल, क्योंकि आपका फोन की जो सिक्योरिटी है, उसके जो एंटीवायरस हैं, उसके जो पासवर्ड्स हैं, वो सब अप टू डेट होने चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट, बैंक्स बार बार अपने क्लाइंट्स को समझाती है, बट लोग पासवर्ड क्या रखते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर अपना बर्थडे, जो कि उनके फेसबुक अकाउंट पे अपडेट होता है। तो सोचिए कितना आसान है साइबर क्रिमिनल्स के लिए जानना। तो स्ट्रांग पासवर्ड, स्ट्रांग एंटीवायरस, और साथ में अपने डिवाइस के और कंट्रोल्स जो हैं, एक्सेस कंट्रोल्स, ताकि आपका डिवाइस किसी के हाथ लग भी जाए तो वो इंफॉर्मेशंस को एक्सेस ना कर पाए। और अपने डिवाइस को पब्लिक वाईफाई में ज़्यादा एक्सेस नहीं करना। तो सोशल इंजीनियरिंग का शिकार होने से बचें, क्योंकि आप सोशल मीडिया को जितना ज़्यादा एक्सेस करते हैं, तो एक होता है राइट शेयरिंग और एक होता है ओवर शेयरिंग। अगर आप जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं, जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशंस नेसेसरी नहीं है कि वो पब्लिक किया जाए, अगर उसको भी आप शेयर करते हैं, तो देयर इज अ थ्रेट, देयर इज अ रिस्क दैट यू मे बी अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। तो रितेश जी, बैंकिंग में क्या करना चाहिए जिससे हम बिल्कुल सिक्योर्ड बैंकिंग कर सकें? देखिए, बैंकिंग में एक बहुत ही इजी मेथड है, जिसको अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके साथ कभी कोई बड़ा हादसा हो ही नहीं सकता। रियली? यस। एंड अब देखिए कैसे है। सबसे पहले समझिए कि रिजर्व बैंक का एक कानून है जी, कि अगर आपने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है, आपने कोई पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर किया है, तो अगर कोई साइबर क्राइम होता है, आपके बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, देन द बैंक्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं एक सिस्टम जिसको कुछ भी कह सकते हैं, पर हम लोग कहते हैं कि पेरेंट चाइल्ड बैंक अकाउंट सिस्टम। पेरेंट चाइल्ड बैंक अकाउंट Yes. सिस्टम, व्हाट इज दैट? पेरेंट चाइल्ड बैंक अकाउंट सिस्टम ये है कि आप अपने 2 बैंक अकाउंट रखिए। अच्छा। एक बैंक अकाउंट जिसमें कि आपके पैसे रिसीव होते हैं, यू गेट ऑल डिपॉजिट्स इन दैट बैंक अकाउंट। अब उस बैंक अकाउंट के आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और उनको आउटसाइड स्वैपिंग या इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिए। अच्छा। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आप उस बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसे रिसीव कीजिए। तो अगर आपका ना क्रेडिट कार्ड है,
ना डेबिट कार्ड है, ना आप उसको ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना ऐसे भी नहीं है। अब करना क्या है कि जो चाइल्ड बैंक अकाउंट है, आई मीन दिस इज योर बैंक अकाउंट ओनली, अच्छा, उसका एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट है जिसमें कि आप एक लिमिट्स यूज कीजिए कि आप 20,000 या 25,000 तक के अमाउंट को ही अपने पेरेंट अकाउंट से इसमें ट्रांसफर कीजिए थ्रू वन सिंगल इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, और कोई भी बेनिफिशियरी आप ऐड ही नहीं कीजिए। तो अब सब कुछ फुल प्रूफ है, आपके पेरेंट अकाउंट से पैसा सिर्फ चाइल्ड अकाउंट में जा सकता है, इसके अलावा कोई और सिस्टम है ही नहीं। तो अगर आपके पेरेंट अकाउंट में फ्रॉड होता है तो बैंक जिम्मेदार होगी उसकी। और चाइल्ड अकाउंट में आपका लिमिट फिक्स है कि 25,000 से ज्यादा पैसा उसमें रखेंगे नहीं आप, और उसको आप यूज कीजिए फॉर एक्सटर्नल स्वैपिंग। उसके डेबिट कार्ड यूज कीजिए, उसके क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, उसको आप स्कैनर यूपीआई पेमेंट्स में यूज कीजिए, और उसके लिमिट्स को उतना ही रखिए। You won't be exposed to cybercrime. Yes. The main So account देखिए, will not be. हाँ, तो ऐसे आसान तरीकों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साइबर क्राइम से या सोशल इंजीनियरिंग से बच सकते हैं। राइट, ये तो बहुत छोटा सा एक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। वेरी इफेक्टिव, एब्सोल्युटली ट्रू। और व्हाट अबाउट द हाउसवाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, उन लोगों को सोशल इंजीनियरिंग और साइबर, देखिए महिलाओं को जो शॉपिंग का बहुत शौक होता है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग भी एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज वो ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत कर रही हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा रिस्क है कि आप एक ऐसे पोर्टल पे चले जाते हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, जो साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा सेटअप किया गया है, तो आपके साथ रिस्क हो सकता है। ऑनलाइन परचेज में हमेशा ये देखें कि आपका पोर्टल कौन सा है और उस ऑथेंटिक पोर्टल से ही परचेज करें। दूसरा, आप अगर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस पोर्टल के द्वारा मांगा जाता है तो आप देखें कि उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ताकि वो पोर्टल ऑथेंटिक हो, और नए पोर्टल पे इम्पल्सिव होके कभी परचेज नहीं करें। क्योंकि बहुत बार किसी भी पोर्टल पे अगर आप परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पे एक सेकेंडरी लिंक भी आ जाता है जो किसी और पोर्टल पे ले जाता है, या सिमिलर एड्स रहते हैं जो आपको धोखा देने के लिए होते हैं। तो ऑनलाइन परचेज में बिल्कुल बचें। अब महिलाओं को क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं? उनको हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिला है, हाँ, दे विल टर्न इमोशनल फॉर दैट। आपके गैस की सब्सिडी मिल जाएगी आपको, अब वो सब्सिडी भी नहीं छोड़ना चाहती, वो फिर भी चलेगा, उसके लिए भी मतलब उनके रिस्पॉन्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में तो हमेशा ही सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात ये दिवाली के समय बरसते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए और ऑथेंटिक पोर्टल का यूज कीजिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग सीओडी कर सकते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, ज्यादातर अगर छोटे छोटे परचेज हैं और जिसमें रिस्क होता है कि आपके पैसे तो लग गए, और ऐसा हो रहा है। मैंने अभी हाल में ही बहुत सारे ऐसे वीडियोज और न्यूज देखे हैं कि आपको उनके साइट पे दिखा रहा है इट्स डिलीवर्ड, बट यू हैव एक्चुअली नॉट रिसीव्ड दैट। तो सीओडी इज रियली वेरी इफेक्टिव। बहुत केसेस में, बहुत सारे सिचुएशंस में सीओडी अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज फोर्स योर पोर्टल टू डिलीवर यू cash on delivery. Yeah, that's the safest option to, yes, safest option. You know, especially if the website is not authentic, you're not sure कि वो क्या deliver कर रहे हैं और quality product हो रहा है कि नहीं deliver। तो I think COD is the best option for women. बिल्कुल, COD is always better. अच्छा, मैं फिर ये भी बोलना चाहूंगी कि आजकल ग्रोसरी स्टोर में once you swipe your credit or debit card, तो immediately they ask you for your birthday, your telephone number. So I don't think you should be divulging that. Yes, I mean there must be a legal stand in our country that why somebody is asking for your phone number. हम लोग आजकल शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, या इवन छोटे मोटे ग्रोसरी स्टोर्स में भी जाते हैं, तो वहाँ भी हम लोग से हमारा नंबर मांगा जाता है कि ये फॉर्म भर दीजिए, ये अपना पर्सनल नंबर डिटेल्स दे दीजिए, और उसको क्या कहते हैं, बर्थडेज का डेट्स डाल दीजिए। तो क्या वो मैंडेटरी है, या मतलब व्हाट शुड वी डू इन दैट सर्कमस्टेंस? देखिए,
आज मैंने ये पाया है कि जो भी कंपनियां हैं, स्टोर्स हैं, ये आम आदमी से ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रही हैं, जो कि उनके लिए तो अच्छा हो सकता है पर आपके लिए अच्छा नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही कॉमन थंब रूल होता है कि इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन ऑन द नीड बेसिस, ऑन द नेसेसिटी बेसिस। तो क्या जरूरी है एक फ़ोन नंबर किसी ग्रोसरी स्टोर से या किसी भी स्टोर से, किसी सुपरमार्केट से कोई भी परचेज करने के लिए? इफ़ यू आर नॉट विलिंग, दे कैन नॉट मेक इट मैंडेटरी। लेकिन हमने कितनी बार पाया है कि उनके जो सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कस्टमर्स को ये कन्विंस करते हैं कि नहीं सर, मैडम आपको फ़ोन नंबर तो देना पड़ेगा, तभी हम ट्रांजेक्शन्स पूरा कर सकते हैं, जो कि गलत है। बहुत सी शॉप्स में दे मेक इट अ पॉइंट कि वो हमें इस कदर कन्विंस कर दे कि अगर आप सामान ले रहे हैं तो एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगा, रिफंड करने में प्रॉब्लम होगा, जबकि रिसीट इन इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। नहीं, व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है और रिफंड तब भी होता था जब सामान घोड़े से आता था, समुद्री जहाज से आता था, और जब मोबाइल नहीं था तो आप अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं। फ़ोन नंबर इज ए इजी टारगेट फॉर साइबर क्राइम। तो हर कोई आपका फ़ोन नंबर लेना चाहता है। क्रूशियल इंफॉर्मेशन क्या है? आपका फ़ोन नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिज डे। आपको मैरिज डे पे विश करने के लिए और गिफ्ट देने के लिए वो आपको लालच देंगे और फिर आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाएंगे, प्रमोशंस के लिए। हाँ, तो आप उनके लिए सिर्फ एक कस्टमर नहीं, एक डेटा भी है, और जो डेटा पूरी दुनिया में बेचा जाता है। तो आप अपनी जानकारियां उतनी ही दें जितनी जरूरी हो, और मुझे लगता है कि सरकार को इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए और ये बताना चाहिए, और कंपनियों को ये चेतावनी भी देनी चाहिए कि जो जानकारियां जरूरी नहीं है एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, कृपया वो ना मांगें। क्योंकि अगर कोई चीज़, विलिंगनेस एक कस्टमर की भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंडेटरी नहीं बना सकती कंपनियां। जो नहीं चाहते हैं, कम से कम उनको फोर्स ना किया जाए, मजबूर ना किया जाए अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत से लोग हॉलीडेज पे जाते हैं तो अपने व्हीकल की फोटोज, अपने व्हीकल के साथ फोटोज डाल देते हैं, और या नए परचेसेस करते हैं व्हीकल्स की तो उसके साथ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फोटो डाल देते हैं। तो ये सब कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ योर ओन पर्सनल डेटा। देखिए, लोगों को अपने आप को खतरे में डालने का शौक होता है। मैंने पढ़ा है कि सार्क के साथ सेल्फी खिंचाने में बहुत से लोग शहीद हो गए। तो इस मानसिकता से तो बचना होगा ना, क्योंकि आप अपनी उतनी ही जानकारी पब्लिक करें जो आपके बिजनेस के लिए, सोशल रिलेशंस के लिए या किसी और पर्पस के लिए नेसेसरी हो, जरूरी हो। नेसेसिटी एंड नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड। एक थंब रूल बना लीजिए। देखिए, साइबर क्राइम आपके नज़दीक जल्दी नहीं आ पाएगा। तो आप अगर पूरा विश्लेषण करेंगे, इन चीज़ों का एनालाइज करेंगे, आप तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम ही सोशल इंजीनियरिंग में फंस के साइबर क्राइम को न्योता देते हैं, उसको इनवाइट करते हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी इमोशंस ही सोशल इंजीनियरिंग का जरिया है और हम ट्रैप हो जाते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग से बचना है तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, डिवाइस की हाइजीन मेंटेन करें, और आर्ट ऑफ लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड, जो छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, उसको समझें, तो फिर आप अपने आप को बहुत हद तक साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोग ये समझ गए रितेश जी कि सोशल इंजीनियरिंग के ट्रैप में फंस के हम लोग साइबर क्राइम का शिकार हो गए। तो अब क्या करना है? व्हाट आर द क्विकेस्ट रेमेडीज, जो लाइक कहते हैं ना कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो वो कौन सी क्विक रेमेडीज है जो एक साइबर क्राइम का शिकार हुआ हुआ आदमी फौरन ले सके ताकि वो बाकी के नुकसान से बच सके? डेफिनेटली। अब एक बार आपके साथ साइबर क्राइम अगर हो चुका है तो अब डैमेज कंट्रोल का टाइम है। तो सबसे पहले आप 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उस पर सूचना दें, जानकारी दें। फिर आता है cybercrime.gov.in। ये भी केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप इस पे जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, उस पे जो एविडेंस है आप दें। फिर बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट के साथ
जो भी छेड़छाड़ हुई है, बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस को रोकना जरूरी है। तो आप संबंधित बैंक को इन्फॉर्म करें और ट्रांजैक्शंस को स्टॉप करें, उन्हें डायरेक्शंस दें। बैंक अकाउंट के बाद नेक्स्ट आता है कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन जो साइबर क्राइम के लिए है, वहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जरूर दर्ज करें। तो साइबर क्राइम के लिए आप FIR भी करें। और अंत में कोई भी कानूनी सलाह की ज़रूरत हो तो इस पर ज़रूर लें। तो इन रेमेडीज़ को आप इमीडिएटली फॉलो करें। पैनिक में आना समस्या का हल नहीं है। और जो भी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के, बैंक्स के कॉल सेंटर्स हैं, जो पोर्टल है, और जो पासवर्ड है, पासवर्ड और ऐप्स को भी इमीडिएटली चेंज करें। जो सस्पिशियस ऐप हो उसको डिलीट कर दें। तो इन सब स्टेप्स को आप इमीडिएटली लें और उसके बाद कानूनी सलाह लेते हुए इस लड़ाई को लड़ें। सो टुडेज थॉट फॉर द पॉज इज कि सुरक्षा आपके अंदर है, बाहर नहीं। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे तो दैट इज द बेस्ट फायरवॉल यू कैन हैव। सो स्टे सिक्योर्ड एंड स्टे सेफ। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट इंडिया, बिकॉज Every pause has a purpose.